हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुस्कान। और ये क्लास 10th के चैप्टर 1 इतिहास का चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हम एक बार पार्ट 3 को रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, जिसमें हमने पढ़ा था उदारवाद क्या है, उदारवाद की डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसमें उदारवाद का शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, आपकी लातीनी भाषा से लिया गया है, जो लिबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र यानी कि फ्री। ठीक है। देन उसके बाद हमने समझा कि राजनीतिक उदारवाद क्या होता है, यानी राजनीति में उदारवाद किस तरीके से है। हमने देखा कि उदारवादी जो विचारधारा है, जो उदारवादी लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि सभी लोग क्या हो, स्वतंत्र हो, सभी को क्या है समानता इक्वेलिटी के साथ देखा जाए। और फिर हमने समझा आर्थिक उदारवाद क्या है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है, उसके बारे में देखा कि जो आर्थिक उदारवाद है वो किस तरीके से ट्रेड में आपको मतलब वहाँ पे मांगी की जा रही थी, जो व्यापार है उसके ऊपर जो सीमा शुल्क है, जो टैक्सेस है, टैरिफ वगैरह है, वो क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जिससे क्या हो, लोगों का आर्थिक विकास हो, व्यापारी खुश हो। ठीक है। देन उसके बाद हमने समझा कि उदारवाद जो है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं थी। ठीक है। जो प्रारंभिक उदारवाद था उसमें क्या है, महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा बातें नहीं की गई थी। ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, उनके बारे में बातें नहीं थी कि उनको वोट देने का मतलब अधिकार नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, शिक्षित वर्ग को दिया गया, कुछ ही सीमित वर्गों तक क्या है स्वतंत्रता और समानता की बात रही थी। तो ये जो है उदारवाद की कुछ सीमाओं को हमने पढ़ा था। और ये जो आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 1830 की फ्रांस क्रांति क्या थी उसके बारे में जानेंगे, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष क्या था उसके बारे में जानेंगे, और फिर जोल्फराइन और जर्मनी की आर्थिक एकता क्या थी उसके बारे में समझेंगे, बेल्जियम की स्वतंत्रता किस तरीके से हुई उसके बारे में भी आगे जानेंगे। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ये जो इमेज है उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय भाव की भावना तेजी से फैलने लगी। ये जो इस तरीके से इमेज में समझाया गया है, कैसे लोग क्रांति हो रही है, हर एक छोटी जगह बड़ी जगह हो, सभी में क्या है, लोग के अंदर राष्ट्र भाव की भावना आ गई है, राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी है। और वो सभी लोग क्या है, अपनी स्वतंत्रता और समानता की मांग कर रहे हैं, और हर जगह क्रांति को देखा जा रहा है। चलिए, तो उसमें आज हम पहले पढ़ेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसके बारे में जानेंगे। 1815 में फ्रांस में बोर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी। बोर्बो जो है वो एक पुराना राजवंश था उस वक्त का। ठीक है। तो उनकी स्थापना क्या है, 1815 के बाद फ्रांस में दोबारा से लेके आएगी। जो हमने पहले देखा था कि जब ये वियना कांग्रेस बुलाई गई थी, उस बैठक में क्या बात की गई थी कि जितने भी पुराने जो ताकतवर जो राजवंश थे वो जो समाप्त हो गए, तो उनको दोबारा से सत्ता में लाया जाए, वो वंश क्या है दोबारा से वापस आए। तो 1815 में क्या हुआ, उनको वापस लेके आया गया। राजा चार्ल्स पुराने निरंकुश शासन को वापस लाना चाहते थे। उसने ऐसी नीतियां अपनाई जिसने जनता और उदारवादी लोग नाराज हो गए। उसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया और चुनावों से जुड़े नियमों को बदल दिया। अब यहाँ पे जो राजा हैं, राजा चार्ल्स ने उनका नाम, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ही निरंकुश शासन वो चाहते हैं। जो निरंकुश शासन की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पे आप राजा के खिलाफ क्या है बोल नहीं सकते हो, राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं कर सकते हो। तो ऐसी शासन व्यवस्था को जो राजा चार्ल्स हैं उनकी जो मेंटेलिटी थी, वो आप ये देखोगे कि वो ऐसी शासन व्यवस्था लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, ऐसी कई नीतियां अपनाई जिसमें क्या है, लोग जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, जो स्वतंत्र होना चाहते थे, जो स्वतंत्रता समानता की मांग करते थे, उन वो लोग क्या हो गए, नाराज हो गए राजा चार्ल्स से। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, और राजा चार्ल्स की एक आप देखोगे उन्होंने क्या कर दिया, स्वतंत्रता जो थी, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, तो उसको भी सीमित कर दिया। और चुनावों में जुड़े जो नियम थे उनमें भी चेंजेस कर दिए, बदलाव कर दिए। और बदलाव के तो साफ आप देख रहे हैं कि जो रूढ़िवादी लोग हैं वो भी क्या कहते हैं, बदलाव क्या हो, लिमिट में हो, सीमित मात्रा में बदलाव हो। अब यहाँ पे जो चेंजेस है, चुनाव में भी परिवर्तन कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता भी कम से कम कर दी गई है, उदारवादी लोग नाराज हैं। तो अब देखते हैं आगे चार्ल्स जो है वो राजा चार्ल्स, उनके ऊपर क्या होता है। ठीक है। ये इमेज है जो 1830 की जुलाई क्रांति ने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करी। संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। इन फैसलों के विरोध में 1830 में फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर गई। इस आंदोलन को जुलाई क्रांति भी कहा जाता है, जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब 1830 में आप देख रहे हो जो ये क्रांति हुई है, उसका रीजन ये भी देख लो कि ये जो है ना, ये राजा चार्ल्स एक्स है, वो निरंकुश शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग क्या हो गए, जो लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, वो तो बेशक उनसे नाराज होंगे। अब जब वो नाराज हुए तो उन्होंने क्या करा, 1830 में इनके खिलाफ, राज्य के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी। तो ये फ्रांस की जनता क्या है, सड़कों पर उतर आई, वहां पे आंदोलन किए, और इसी आंदोलन को क्या नाम दिया गया, जुलाई क्रांति।
ठीक है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 से 2 नंबर के लिए मार्क्स में आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप इसे बता दीजिएगा जुलाई क्रांति क्या है। वो 1813 में जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसी को क्या है, जुलाई क्रांति कहा गया है। ठीक है, अभी इसके परिणाम क्या हुए, जो जुलाई क्रांति हुई है उसका परिणाम क्या हुआ। तो चार्ल्स एक्स को अपना पद छोड़ना पड़ गया, उन्हें वहां से अपने पद से हटना पड़ गया। उसके साथ स्थान पर, उनके स्थान पर कौन आए, लुई फिलिप को फ्रांस का राजा बना दिया गया। ठीक है, अब वहां पे जो चार्ल्स एक्स है उनको हटा दिया गया, देन उसके बाद वहां राजा कौन बन गए, लुई फिलिप। ठीक है, फ्रांस में संवैधानिक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, संवैधानिक शासन व्यवस्था आ गई उनके बाद। इस क्रांति का प्रभाव फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, इसने यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी। अब आप देख रहे हैं जो ये क्रांति है वो फ्रांस में होती है, देन वो क्या है, पूरे यूरोप पर इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, जो क्रांति हुई है तो उसने क्या करा है, सभी को, पूरे यूरोप में सभी लोगों के अंदर, उनके दिलों में क्या है, राष्ट्रवाद की भावना को जगाया है, उनसे प्रेरणा मिली है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, यूनान लंबे समय से ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। यूनान के लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति, भाषा और इतिहास पर गर्व था। वे अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, 1821 में यूनानियों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू किया। ठीक है, तो 1821 में क्या हुआ, यूनानी जो थे उन्होंने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ में अपना स्वतंत्रता संघर्ष शुरू कर दिया। यानी वो क्या है, ओटोमन साम्राज्य से अब स्वतंत्र होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो 1821 में उन्होंने भी क्या कर दिया, वहां पे विद्रोह संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष को यूरोप के कई शिक्षित लोगों, कलाकारों, कवियों का समर्थन मिला। वे यूनान को यूरोपीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। अब जो यूनानी लोग हैं उन्होंने जो संघर्ष शुरू कर दिया ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ, तो उनके समर्थन में, उनके पक्ष में क्या है, यूरोप के कई शिक्षित लोग, जो एजुकेटेड लोग थे, फेमस लोग हो गए, जो कलाकार हैं, कवि हैं, वो सभी क्या है, इनको समर्थन दे रहे हैं। वो लोगों को क्या है कि वो जो यूनान है वो क्या है, पूरी यूरोपीय संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है उन्होंने। ठीक है, देन इसके बाद देखते हैं लंबे संघर्ष के बाद परिणाम क्या निकला, उसको देखते हैं। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, 1832 में क्या हुआ, यूनान फिर से, अब क्या है, फिर से नहीं सॉरी, मतलब वहां से जो ओटोमन साम्राज्य से उन्होंने संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, जो युद्ध करे, जो भी करे, उन्होंने विद्रोह, तो वो क्या हुआ, 1832 में उनको स्वतंत्रता दे दी गई, उनको मान्यता मिल गई, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वो बन चुके थे। ठीक है, यूनान की स्वतंत्रता ने यह दिखाया कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की शक्ति देती है। अब जो यूनान की स्वतंत्रता थी उसने सभी को क्या और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया है। सभी में क्या है कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वो लोगों को क्या कर रही है, उनके अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रता के संघर्ष में पावर करती है। जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों में जागती है तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका जोल्फेराइन। जोल्फेराइन और जर्मनी की आर्थिक एकता। वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी एक एकीकृत देश नहीं था, यह 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यानी अभी आप देख रहे हैं जो जर्मनी है वो क्या है, उस वक्त में कोई एकीकृत एक देश नहीं था, वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, छोटे छोटे क्या है, राज्यों में बटा हुआ है वो। तो ये जो मैप है ना उसमें थोड़ा सा जर्मनी को दिखाने की कोशिश की जा रही है, छोटे छोटे मैप्स, एरियाज जो है ना उस पे पॉइंट आउट किए हुए हैं। जोल्फेराइन ने जर्मन राज्यों के बीच आर्थिक एकता को बढ़ावा दिया। हर राज्य की अपनी सीमा और अलग 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 व्यापारिक व्यवस्था थी, इसके कारण व्यापार करने में कठिनाई होती थी और आर्थिक विकास में रुकावट आती थी। अब जो हर राज्य है वो अपनी भाई सीमा बनाए हुए व्यापारिक व्यवस्था है। अब जो हमने व्यवस्था को भी पढ़ा है, जो उदारवादी, आर्थिक उदारवाद की जो लोग मांग कर रहे थे वो क्या थी, यही थी कि अब एक राज्य से निकल रहे हैं तो दूसरे राज्य में जाने में उनको क्या है, वहां पर टैक्सेस को अलग पे करना पड़ रहा है, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है वहां की, वो व्यवस्था में क्या है, बदलाव है, विभिन्नता देखी गई। ठीक है, जो ये विभिन्नता है उससे क्या है, व्यापारी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक विकास में भी उनकी क्या है, रुकावटें देखने को मिलती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशा ने 1834 में जोल्फेराइन नामक सीमा शुल्क संघ बनाया। ठीक है, जोल्फेराइन क्या है, एक सीमा शुल्क संघ था जो कि क्या है 1834 में बनाया गया, किसके द्वारा, प्रशा द्वारा। 1 नंबर के लिए इनमें से पूछा जा सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के एग्जाम में आप इसको याद करिएगा।
रशिया ने 1834 में जोल्फेराइन नामक एक सीमा शुल्क संघ बनाया, जिसने उसका काम क्या था, जो भी जो राज्य थे छोटे छोटे अपनी सीमा बनाए हुए थे, अलग अलग व्यापारिक व्यवस्था चला रहे थे, टैक्सेस के अलग वो कर रहे थे, मतलब यूनिट अलग बनाई हुई है, तो इनको क्या है एक सीमा शुल्क संघ बना दिया गया। और वो संघ जो था वो क्या है, जो सीमा शुल्क है उसको एक फिक्स रेट लेता था, ठीक है, फिक्स रेट करने के लिए कि जो आर्थिक विकास हो लोगों का, जो व्यापारी है उनका विकास हो, उनको रुकावटें दिक्कत या कठिनाई ना देखनी पड़े। ठीक है, जोल्फेराइन के फायदे क्या थे उसके बारे में देख लेते हैं। कई राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाएं हटा दी गई, वस्तुओं का आना जाना आसान हुआ, ठीक है, वस्तुएं क्या है, इजीली लोग एक से एक राज्य से जो सीमा है उससे दूसरे में जा सकते हैं आसानी से लेकर, ठीक है। आर्थिक विकास को भी क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ावा मिला है। और जोल्फेराइन ने जर्मन लोगों के बीच एकता की भावना को मजबूत किया और आगे चलकर जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की नींव तैयार की। अब ये जो जोल्फेराइन है उसने क्या करा है, जोल्फेराइन ने जर्मन लोगों के बीच में क्या है एकता को लेकर आए हैं, भावना जो है, आप कह रहे हो ना, एकता की भावना आ गई है उनके बीच में। और अब ये आप देखोगे जो राजनीतिक एकीकरण की नींव भी क्या है, इसी से आगे चलकर रखी गई है, तो उसको देखते हैं आगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका बेल्जियम की स्वतंत्रता। 1815 की वियना कांग्रेस में बेल्जियम को नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया गया। फिर आप देखोगे 1815 में जो उनको जोड़ दिया गया है, तो 1830 में बेल्जियम ने नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गए वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेल्जियम है 1830 में क्या करता है, नीदरलैंड से अलग हो जाता है और खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन जाता है। ठीक है, लेकिन बेल्जियम के लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वहां के लोग और नीदरलैंड के लोगों के बीच में धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अंतर थे। अभी जो बेल्जियम और नीदरलैंड को 1815 में वियना कांग्रेस में जो मिला दिया गया है, तो उससे क्या है, जो बेल्जियम के लोग हैं वो खुश नहीं है, वो असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में, बेल्जियम और नीदरलैंड में, वहाँ पे धार्मिक देख सकते हो आप भिन्नता है, दोनों के बीच में सांस्कृतिक भिन्नता है और आर्थिक अंतर भी है। 1830 में बेल्जियम में विद्रोह हुआ, लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की और आप देखोगे बेल्जियम और नीदरलैंड क्या हो जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसके संघर्ष के परिणाम क्या निकले, वो दोनों अलग हो गए, स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ले लिया बेल्जियम ने। ये घटना भी यूरोप में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना का उदाहरण था। ठीक है, यहाँ भी क्या है, अब इसके लिए भी बताया जा रहा है, जो राष्ट्रवादी भावना थी वही उत्तरदायी थी। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला 1830 में, 1830 से 1848 के बीच यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना लगातार मजबूत होती गई। फ्रांस की क्रांति, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, जोल्फेराइन और बेल्जियम की स्वतंत्रता जैसी घटनाओं ने लोगों में अपनी राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा दिया। ठीक है, यहाँ पे बढ़ावा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और पार्ट 1 और 3 को भी मस्ट वॉच करिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि अभी तक सीरीज़ में क्या चल रहा है। और पार्ट 5 भी जल्दी आएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी, बायो में मेरा लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का चैनल है अकाउंट, आप उस पर जाकर भी मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। देन उसके बाद में वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।